नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, ये जीएस की क्लास है और जीएस की क्लास में हमें जिस विषय को पढ़ना है, मैं पहले आपको सब्जेक्ट का नाम बता देता हूं। सब्जेक्ट का नाम है भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था। क्लियर है? सभी बच्चे फोकस करेंगे भारतीय राज व्यवस्था, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय राज व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, मिलने ही मिलने हैं। और कुछ वर्षों के अगर आप क्वेश्चन के ट्रेंड को देखें तो इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राज व्यवस्था से प्रश्न वैसे भी आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि भारतीय राज व्यवस्था होता क्या है। पहले बच्चे फोकस कीजिए कि भारतीय राज व्यवस्था क्या होता है। हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो एकदम जीरो लेवल से, ताकि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो बच्चे चलिए, भारतीय राज व्यवस्था में सबसे पहले आप देखेंगे एक जग क्षेत्र है और उस क्षेत्र का क्या नाम है? भारत। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? लेकिन भारत क्या है? तो अगर मैं कहूं कि भारत क्या है, एक देश है। ठीक है, चलिए ओके, भारत एक देश है। क्या किसी भी देश में नियम और कानून होते हैं? अगर हमसे ये पूछा जाए तो फिर हम क्या जवाब देंगे? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि कोई भी देश होता है वो तभी एक देश के रूप में सीमित होता है बच्चे, उसकी परिपाटी बनती है जब उसमें नियम और कानून हो। तो बच्चे, जो नियम और कानून होता है, अगर हम उसे एक शुद्ध शब्द में कहें तो शुद्ध शब्द ये कहता है कि उसमें क्या होते हैं? विधान होते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है बच्चे, क्या भारत में सिर्फ एक ही विधान है या और भी विधान है? तो हम क्या कहेंगे? याद रखिएगा, भारत में सिर्फ एक ही विधान नहीं, ढेर सारे विधान हैं। तो सभी विधान को अगर आप एक साथ मिलाएंगे तो आप क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि जिस तरह भारत कोई देश है, उसी तरह विश्व के सभी देशों में बच्चे नियम कानून है, और नियम कानून के संकलन को, मिले जुले पत्र को ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या हमें, भारत के सभी लोगों को, क्या भारत के संविधान की पूरी जानकारी है? अगर आप किसी से ये पूछिएगा कि क्या आपको भारत के संविधान की पूरी जानकारी है, तो बच्चे बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि उन्हें पूरी भारत की संविधान की जानकारी है। लेकिन आप अपने सिलेबस में देखिए, सिलेबस कहता है भारतीय राज व्यवस्था। क्या कहता है? भारतीय राज व्यवस्था। उसने संविधान नहीं कहा है। यानी हमें पहले ये जानना है कि भारतीय राज व्यवस्था होता क्या है। तो बच्चे याद रखिए कि ठीक है, हमें संविधान नहीं पता, लेकिन क्या हम ऊपर ऊपर की ये बात जानते हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद है, भारत में प्रधानमंत्री है, राज्य में मुख्यमंत्री है, न्याय करने के लिए न्यायपालिका है, जिला स्तर पर कलेक्टर है। ऐसी बातें तो हम जानते ही हैं। तो बच्चे मुझे ये बताइए कि ये जो बातें हैं, ये सिद्धांत वाली बातें हैं या प्रायोगिक बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं? तो क्या कहेंगे बच्चे? हम इसी को प्रैक्टिकल बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल, यानी कि प्रायोगिक ज्ञान। क्या कहते हैं हम इसे? प्रायोगिक ज्ञान। इसका मतलब है कि भारत के लोगों को देश के संविधान का तो नहीं, पर संविधान का प्रायोगिक ज्ञान अवश्य है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, भारत के संविधान के, यहां पर बच्चे फोकस कीजिए, भारत के संविधान के प्रायोगिक ज्ञान को ही भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? भारतीय राज व्यवस्था। तो सभी बच्चे याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राज व्यवस्था क्या है, तो आप कहेंगे भारत के संविधान के प्रायोगिक ज्ञान को ही भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिए, भारतीय संविधान के प्रायोगिक ज्ञान को ही क्या कहते हैं? भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। चलिए, यहां हमें पहला प्रश्न मिला कि भारतीय संविधान के प्रायोगिक ज्ञान को ही भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। यानी बच्चे, कमीशन आपसे कहती है कि आप भारत की राज व्यवस्था पढ़कर आइए, यानी भारत के संविधान के प्रायोगिक ज्ञान को लेकर आइए, तभी हम सारे प्रश्नों को बना पाएंगे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? वेरी गुड। चलिए, अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चे, मैं क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, और उसी छोटी सी कहानी से बच्चे हम अपने विषय को पढ़ना शुरू करेंगे।
और बहुत इजी है, बस मेरी बात को सुनते चलिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि सारी चीज़ों को मैं क्लास में ही याद करा दूं। और बच्चे बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट क्लास नोट्स का मेरा वादा है आपको, इस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी, बस आप जो है कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे क्या हुआ, मैं दक्षिण एशिया में हूं। कहां पर हूं? दक्षिण एशिया। चलिए समझिए इन बातों को, मैं पहले दक्षिण एशिया में हूं। तो बच्चे दक्षिण एशिया में एक जमीन है, एक भूमि है। क्लियर है बच्चे? इस भूमि का नाम क्या है? भारत है। क्लियर है? ओके। तो चलिए, सबसे पहले मैंने कहानी को दक्षिण एशिया की एक जमीन से शुरू किया, एक भूमि से शुरू किया बच्चे, और उस भूमि का क्या नाम है? भारत। तो कहते हैं कि हर एक जगह की कोई ना कोई जलवायु होती है, तो हमें यह देखना है कि भारत की जलवायु क्या है। तो बच्चे जो भारत की जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय। क्या जलवायु है बच्चे? उष्णकटिबंधीय। तो पहले मैं आपको बता दूं उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? गर्म होता है। तो याद रखिएगा, दक्षिण एशिया में एक जमीन है, एक भूमि है जिसका नाम भारत है, वहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, गर्म है। तो बच्चे याद रखिएगा, हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो बच्चे कृषि प्रधान देश के लिए कृषि होनी जरूरी है। और कृषि कब होगी? जब तापमान कम हो या ज्यादा हो। तो क्या कहेंगे? जाहिर है तापमान ज्यादा हो। जब तापमान ज्यादा होता है तो फसल अच्छे से खिलते हैं। तो जरा सोचिए कि भारत की जलवायु ही गर्म है, इसका मतलब है यहाँ पर तापमान क्या है? ज्यादा है। और अगर तापमान ज्यादा होगा इसका मतलब है यहाँ बच्चे कृषि भी बहुत अच्छी होगी, यानी भारत में कृषि भी बहुत अच्छी होती थी। तो चलिए जरा स्पेशलाइज करते हैं, विशेषीकृत करते हैं कि किस फसल की कृषि बहुत अच्छी हो रही थी। तो याद रखिएगा बच्चे कि जिस फसल की कृषि बहुत अच्छी होती थी उसे ही क्या कहा गया? मसाला कहा गया। क्या कहा गया बच्चे? मसाला। तो याद रखिएगा कि इतिहास में, पुराने वक्त में आपको लेके मैं जा रहा हूं, इतिहास में भारत नाम की जमीन पर मसालों की खेती बहुत अच्छी होती थी। तो बच्चे जाहिर है कि अगर मसालों की खेती बहुत अच्छी होगी तो क्या मसालों का व्यापार भी होगा? जाहिर है। तो याद रखेंगे कि भारत के लोग जो है मसालों का क्या करते थे बच्चे? व्यापार करते थे। तो जब व्यापार करते थे तो याद रखिएगा मध्य एशिया एवं यूरोप के व्यापारी भी आते थे। मध्य एशिया और यूरोप के व्यापारी आते थे और भारत से क्या खरीदते थे बच्चे? मसाला खरीदते थे। और ये मसाला बाजार चलने लगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वो मसाला खरीदते थे तो मसाले को खरीदेंगे तो कुछ तो देंगे, जाहिर है रुपए पैसे पे ही तो व्यापार होगा। लेकिन क्या उस समय, मैं आपको प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूं बच्चे, क्या अर्थव्यवस्था में रुपए पैसे जैसी बातें थी? नहीं थी। तो बच्चे जरा सोचिए कि जब रुपए पैसे जैसी बातें ही नहीं थी तो आखिर ये बाजार में व्यापार कैसे होगा? कुछ तो देकर होगा। तो याद रखिएगा वो कीमती धातु देते थे। और ये कीमती धातु क्या होता था बच्चे? सोना, चांदी, रत्न जैसी चीजें होती थी। यानी भारत में प्राचीन काल में मसाला जब बाजार चलने लगा, व्यापार होने लगा, तो मध्य एशिया, यूरोप के लोग सोना, चांदी और रत्न देकर व्यापार करते थे। और याद रखिएगा बच्चे, इतने बड़े पैमाने पर सोना भारत आने लगा कि भारत क्या बन गया? सोने की चिड़िया। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत को क्या कहा जाने लगा? सोने की चिड़िया। और इस मसाला बाजार ने, बच्चे केयर कीजिएगा, इस मसाला के व्यापार ने बच्चे भारत को क्या बना दिया? सोने की चिड़िया बना दी। और भारत संपन्न हो गया बच्चे। इस मसाला बाजार ने भारत को संपन्नता दिया, हमें सम्मान दिया बच्चे विश्व स्तर पे। लेकिन क्या हुआ? जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, देखिए बच्चे कहानी क्या हुई, मैं आपको साइक्लिक वे में समझा रहा हूं कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा बच्चे, याद रखेंगे व्यापार की तीव्रता बढ़ी। व्यापार की तीव्रता भी क्या होने लगी बच्चे? बढ़ने लगी। तीव्रता बढ़ने का मतलब है बड़े पैमाने पर क्या होने लगा? व्यापार होने लगा। मध्य एशिया और यूरोप के व्यापारी आते थे बच्चे, बड़े पैमाने पर सोना देने लगे। इसका मतलब है कि अब हमने ये देखा कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, भारत में बड़े पैमाने पर सोना आने लगा। क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा, भारत में क्या हुआ? बड़े पैमाने पर सोना आने लगा और सोने की चिड़िया और संपन्न होने लगी।
लेकिन बच्चे यही सोने की चिड़िया और यही संपन्नता दूसरे व्यापारियों के आंखों में भी खटकने लगी। तो याद रखिएगा कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो यूरोप के व्यापारी बड़े पैमाने पे व्यापार करने लगे और मसाला ले जाकर यूरोप में बेचते थे और बड़े पैमाने पर भारत में क्या देने लगे, सोना देने लगे। और जो यूरोपीय विद्वान थे, यूरोपीय चिंतक, वो इस बात पर चिंतित हो गए कि इसी तरह अगर बड़े पैमाने पर सोना भारत आने लगा तो पूरा यूरोप खाली हो जाएगा और भारत की संपन्नता बढ़ते जाएगी और भारत तो सोने की चिड़िया हो ही चुकी थी। अब क्या हुआ बच्चे कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो क्या हुआ, यूरोप में एक कंपनी थी बच्चे, क्या थी, यूरोपीय देश, ऐसे सोचिए बच्चे, यूरोपीय देश, वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम जो मसाला बाजार में व्यापार करते हैं तो हमें इतनी कमाई है, अगर मान लो हमें मसाला बाजार में ही पहुँच मिल जाए तो कमाई कितनी ज़्यादा होगी। अब ये लालच आने लगी बच्चे और वो चाहने लगे यूरोप के लोग कि वो मसाला बाजार में पहुंच जाएं और वहां पर क्या करें, बड़े पैमाने पर कमाई करें। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे देखिए अब कहानी आगे मोड़ लेती है कि यूरोप में एक देश था बच्चे जिसका क्या नाम था, इंग्लैंड था। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए सबसे पहले मैं इन चीज़ों को मिटाता हूँ जिसको आपने बखूबी सीखा है और हम फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सारी चीज़ें यहीं क्लास में याद होती जाएंगी। और आपके कोई भी प्रश्न होंगे बच्चे, आप क्लास नोट से सारे प्रश्नों को डील करेंगे और सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। जितने प्रश्न पूछे गए हैं बच्चे डिफरेंट एग्जाम्स में, डिफरेंट कमीशंस में, सारे प्रश्नों को हम क्लास में बनाएंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी क्या हो, बढ़ता चला जाए। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बच्चे जरा सोचिए उसी तरह क्या हुआ बच्चे, यूरोप में एक देश था और देश का क्या नाम था, इंग्लैंड। क्लियर है? अब इंग्लैंड के लोगों ने ये सोचा कि भारत में मसाला बाजार से जब हम व्यापार करते हैं तो इतनी कमाई होती है, अगर हमें मसाला बाजार में भेज दिया जाए तो कितनी कमाई होगी। तो बच्चे क्या हुआ कि इंग्लैंड के लगभग 217 लोगों ने मिलकर एक साझेदारी कंपनी बनाई। क्या बनाई? साझेदारी कंपनी। याद रखिएगा ये जो कंपनी थी कुछ लोगों ने मिलकर बनाई थी, इसलिए इसे निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कहा गया। पूरी बात समझ में आई बच्चे? और याद रखिएगा कि जो प्राइवेट लोग होते हैं, निजी कंपनी होती है, वो सिर्फ प्रॉफिट चाहती है, वो सिर्फ अपना फायदा चाहती है। तो ये लोग भी चाहते थे कि इन्हें प्रॉफिट हो, इनका अपना क्या हो, फायदा हो। क्लियर है? अच्छा, अब ये लोग क्या हुआ बच्चे, ये चले गए इंग्लैंड की रानी के पास और इंग्लैंड की रानी के पास चले गए और जाकर उन्होंने कहा कि जी हमें व्यापार करना है तो आप उसका अधिकार दीजिए। तो रानी ने कहा इट्स ओके, जाइए व्यापार कीजिए। पर रानी ने पूछा कि आप कहाँ व्यापार करना चाहते हैं? तो इन लोगों ने क्या कहा बच्चे, इन लोगों ने कहा कि हम पूर्वी देश में व्यापार करना चाहते हैं। कहाँ व्यापार करना चाहते हैं? तो इन्होंने कहा पूर्वी देश में। और बच्चे पूर्वी देश कहने का मतलब क्या होता था, भारत, और भारत कहने का मतलब क्या होता था, मसाला बाजार। तो रानी को क्यों ऐतराज हो, रानी ने कहा ठीक है इट्स ओके, जाइए। बच्चे याद रखिएगा उस समय जो रानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने कहा कि ठीक है जाओ आप लोग व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस कंपनी ने एक शर्त रखी। कंपनी ने क्या शर्त रखी बच्चे? इन्होंने कहा कि मुझे व्यापार पर एकाधिकार चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? व्यापार पर एकाधिकार चाहिए। तो रानी ने कहा इसका मतलब, तो कंपनी ने, उन लोगों ने ये कहा कि हमारे पीछे इंग्लैंड की दूसरी कोई कंपनी नहीं आएगी, व्यापार सिर्फ हम करेंगे। तो रानी ने कहा ठीक है भाई जाओ। तो याद रखिएगा कि रानी ने इन लोगों को 15 वर्षों का, कितने बच्चे? 15 वर्षों का क्या कर दिया? व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। यहाँ सभी बच्चे याद रखिएगा, 15 वर्षों का क्या दिया? व्यापारिक एकाधिकार दे दिया कि ठीक है जाओ और आप लोग व्यापार करो। और जैसे व्यापारिक अधिकार मिला बच्चे, ये लोग कहाँ पर आ गए? भारत आ गए। और भारत में आकर इन लोगों ने क्या बनाया? एक कंपनी बनाया बच्चे, और इसी कंपनी का क्या नाम रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? तो देख सकते हैं बच्चे 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गठन हो गया और इस तरह व्यापार का अधिकार लेकर के ये लोग भारत में आ गए। लेकिन बच्चे जब ये भारत में आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बच्चे भारत में दो प्रॉब्लम देखी।
जरा देखते हैं कि भारत में वो 2 प्रॉब्लम क्या थी। उन लोगों ने देखा कि भारत का समाज और भारत का भूगोल, क्लियर है बच्चे, भारत का समाज एवं भारत का भूगोल दोनों क्या हुआ है, बटा हुआ है। उन्होंने क्या देखा बच्चे कि भारत का समाज और भारत का भूगोल दोनों क्या है, बटा हुआ है। तो इन लोगों ने देखा कि ये तो बटे हुए लोग हैं, इनका समाज जाति धर्म ऊंच नीच क्षेत्र स्त्री पुरुष के भेद में बटा हुआ है और इनका भूगोल भी बटा हुआ है। कोई हैदराबाद है, कोई कर्नाटक है, कोई मैसूर है, कोई बंगाल है, कोई अवध है, कोई मुगल है, कोई मराठा है। तो जब इनका समाज और भूगोल दोनों बटा हुआ है तो फिर इन्हें तोड़ दो। और अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई बच्चे, अंग्रेजों ने नीति अपना ली बच्चे, फूट डालो और राज करो। देख सकते हैं बच्चे, हमने मौका दे दिया अंग्रेजों को कि अंग्रेजों ने ये नीति अपना ली और क्या कहा कि फूट डालो और राज करो। और इस तरह बच्चे अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत की मसाला बाजार पर कब्जा करना शुरू किया। लेकिन बच्चे याद रखिए, अगर मसाला बाजार पे कब्जा करेंगे तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, भारत की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए मैं मिटाऊं इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हुआ बच्चे। तो हमने देखा कि धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, भारत की जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। तो बच्चे याद रखेंगे कि अगर इन्होंने भारत की जमीन पर कब्जा किया तो व्यापारिक कार्य करेंगे या प्रशासनिक कार्य करेंगे? तो क्या करने लगे बच्चे, ये प्रशासनिक कार्य करने लगे। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा बच्चे, व्यापारी सिर्फ व्यापार करते हैं, लेकिन अगर आप किसी देश की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं तो अब आप उस जमीन का क्या करेंगे, प्रशासन भी करेंगे। इसके बाद क्या हुआ बच्चे कि अंग्रेजों ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलासी का युद्ध किया। किसका युद्ध किया बच्चे? पलासी का युद्ध किया 1757 में। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने बच्चे बक्सर का भी युद्ध किया 1764 में। और याद रखेंगे कि इन दोनों युद्धों में कौन जीते? अंग्रेज क्या हुए बच्चे? विजयी हुए। और ये क्षेत्र कौन सा था बच्चे? बंगाल। और इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया बच्चे? बंगाल पर कब्जा किया और बंगाल क्या बन गया? तो बंगाल इनके शोषण का केंद्र बन गया। तो हमने देखा कि अंग्रेजों ने प्रशासनिक कार्य शुरू किए बच्चे, पलासी का युद्ध किया 1757 में, बक्सर का युद्ध किया 1764 में, और इन दोनों युद्धों में अंग्रेज विजयी हुए। और अंग्रेज ने विजयी हुए बच्चे तो बंगाल इनके कब्जे में आया और बंगाल ही क्या बन गया? इनके शोषण का केंद्र बन गया। और इस तरीके से बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसाला बाजार पर कब्जा करके मसाले का बाजार करने लगी, अंधी कमाई करने लगी। और जब ये इंग्लैंड जाते थे बच्चे तो वे नवाबों की तरह रहते थे, क्लियर है। अब जो इंग्लैंड की दूसरी कंपनियां थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से जलने लगी, वो भी रानी के पास गई और रानी से जाकर ये कहा कि जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी गई है आप हमें भी भेजो, हम भी व्यापार करेंगे, हमें भी तो कमाना है। पर रानी ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो जा ही चुकी है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार लिया है, तो वो दूसरों को अधिकार कैसे दे सकती थी, क्लियर है। तो याद रखेंगे कि रानी ने अब बच्चे दूसरों को अधिकार नहीं दिया, क्लियर है। और अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना शुरू कर चुकी थी, क्लियर है। अब लेकिन दूसरी कंपनियां भी चुप नहीं रही और उन्होंने रानी से पहली कंपनी की शिकायत करनी भी शुरू कर दी कि पहली कंपनी जमकर कमाई कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, आपको टैक्स कम दे रही है, आप हमें भी क्या करो, मौका दो। तो रानी ने ये सोचा कि सही बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन अब वो भारत देश की जमीन पर कब्जा करके प्रशासनिक कार्य कर रही है। इसका मतलब है कंपनी को कंट्रोल करना जरूरी है, वरना पूरा का पूरा मसाला बाजार और मसाला व्यापार हाथ से निकल सकता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। अब यहीं पर रानी ने क्या किया कि सोचा कि किस तरीके से कंपनी को कंट्रोल की जाए।
तो लोगों ने कहा कि सरकार ने कि कोई नहीं, कानून बनाइए और कानून बनाकर भेज दीजिए। तो बच्चे इंग्लैंड में रानी ने क्या किया, या इंग्लैंड की सरकार ने बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए एक कानून बनाया, और वो कानून कहाँ भेज दिया, भारत में। तो जब वो कानून भारत में भेजा तो वो किस पर लागू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पर। लेकिन बच्चे सोचिए, कहने को ईस्ट इंडिया कंपनी पर लागू हुआ, पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहाँ, थी तो भारत में ही। तो वो कानून कहाँ लागू हुआ, भारत में। क्या मैं उस कानून को संविधान कहूँ कि वो संविधान कहाँ लागू हुआ, भारत में। तो बच्चे क्या भारत का संविधान एक दिन में बना है या इसके इतिहास से जुड़ गया, तो हम क्या कहेंगे, जाहिर है इसके इतिहास से जुड़ गया। तो संविधान बना है या इतिहास से जुड़कर इसका विकास हुआ है, तो क्या कहिएगा, जाहिर है बच्चे संविधान का क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसलिए हमारा पहला चैप्टर क्या है, भारत का संवैधानिक विकास। पूरी बात समझ में आ गई। तो चलिए बच्चे अब हम अपने पहले चैप्टर से क्लास को शुरू करते हैं, और हमारा पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। नाउ दिस, ये हमारा पहला चैप्टर, भारत का संवैधानिक विकास। और एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके फिक्स हैं। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट का मार्क भी लगा दिया। बच्चे जो भी आपके क्लास नोट्स में लिखवा दूंगा, आप उसे अच्छे से कवर करेंगे, आपके सारे प्रश्न अपने ही बनते चले जाएंगे। तो चलिए समझते हैं हमारा पहला चैप्टर, भारत का संवैधानिक विकास। अब मैं दोबारा लौटता हूं बच्चे उसी कानून पर जो ब्रिटेन की रानी ने या सरकार ने बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और वो पहला कानून था बच्चे जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। सभी बच्चे याद रखिएगा, क्या नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बच्चे प्रश्न है कि बताइए भारत के संविधान का विकास किस एक्ट से हुआ, तो आप क्या कहेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन बच्चे एक एग्जाम हुआ था, उसमें उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट का हिंदी नाम लेकर पूछ लिया। तो इसका मतलब है कि हमें रेगुलेटिंग एक्ट का हिंदी नाम भी जानना है। क्लियर है? तो मैं हिंदी नाम इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको याद रखेंगे। इसका हिंदी नाम है विनियमन अधिनियम। क्या नाम है बच्चे, विनियमन अधिनियम। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट को ही हिंदी में क्या कहा गया है, हिंदी में कहा गया है विनियमन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए अब जरा समझते हैं कि ये क्या था। बच्चे याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट में ही कंपनी के लिए पहली बार, इसके सारे पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं बच्चे, आप अच्छे से याद रखेंगे। कंपनी के लिए पहली बार एक लिखित संविधान बना। कंपनी के लिए पहली बार क्या बना बच्चे, एक लिखित संविधान बना। पूरी बात समझ में आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली बार एक लिखित संविधान बना। और बच्चे ये किस एक्ट में बना, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। क्लियर है? अच्छा अब जरा सोचिए कि अगर कंपनी के लिए पहली बार एक लिखित संविधान बना बच्चे, और ये संविधान किसने बनाया था, ब्रिटेन की सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने, ताकि वो कंपनी पर क्या रख सके, कंट्रोल कर सके, उसको नियमित कर सके। तो क्या ये कहा जाए कि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण लग गया? तो याद रखेंगे बच्चे कि संसदीय नियंत्रण की भी क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में संसदीय नियंत्रण की शुरुआत कब हुई, तो हम क्या कहेंगे, 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट में। अब जरा सोचिए बच्चे, अगर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई तो संसद तो इंग्लैंड का एक ही है। अगर एक ही है तो क्या मैं इसको केंद्रीय प्रशासन कहूं? डेफिनेटली। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि केंद्रीय शासन का आधार भी पड़ गया। यानी हमने ये देखा कि 1773 के एक्ट में कंपनी के लिए पहली बार एक लिखित संविधान बना। फिर कंपनी पर, भारत पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। कंपनी पर केंद्रीय शासन का आधार तैयार हुआ। यानी भारत पर बच्चे केंद्रीय शासन का आधार तैयार हुआ। और फिर सभी लोग याद रखेंगे कि कंपनी के, क्लियर है बच्चे, कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य को मान्यता भी मिल गई।
कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य को क्या मिली? मान्यता मिली। आप इसे सभी बच्चे याद रखेंगे कि कंपनी के लिए पहली बार लिखित संविधान बना, फिर भारत में संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई, भारत में केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय शासन का आधार तैयार हुआ और कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य को क्या मिल गई बच्चे? मान्यता मिली। पूरी बात समझ में आई? चलिए अब जरा सोचिए कि ठीक है चलो भारत के लिए एक संविधान बन गया, तो क्या सिर्फ संविधान बनाना काफी था या किसी को भेजना भी होगा ताकि वो कंपनी पे नजर रखे कि कंपनी इस संविधान को मान भी रही है या नहीं मान रही है? हो सकता है कंपनी के अधिकारी कानून को फाड़ कर फेंक दे, बोले हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तो बच्चे याद रखिएगा कि अंग्रेजों के शोषण का केंद्र क्या था? बंगाल। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जो पद देती थी, ऊंचा पद, उसे गवर्नर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गवर्नर। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पर लिखित संविधान आया, संसद का नियंत्रण हुआ, तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि बंगाल के लिए पहली बार, अब बंगाल के लिए प्रथम बार, पहली बार एक गवर्नर जनरल का पद बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, किसका पद बना? गवर्नर जनरल का पद बना। पूरी बात समझ में आई? तो याद रखिएगा कि अब बंगाल के लिए प्रथम बार, पहली बार एक गवर्नर जनरल का पद बन गया। तो हमें इस बात को याद रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही बंगाल के लिए क्या बना बच्चे? तो पहली बार एक गवर्नर जनरल का पद बना। अब हमें यह जानना है कि वो पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था बच्चे, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बच्चे भारत का नहीं, मैंने बंगाल कहा है, कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के लिए पहली बार एक गवर्नर जनरल का पद बना बच्चे। और इस गवर्नर जनरल के पद को ही क्या कहा? पद बना। और कौन आया इस पद पर? वॉरेन हेस्टिंगस। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंगस आए बच्चे, तो वॉरेन हेस्टिंगस की एक परिषद थी, ठीक है, और इस परिषद में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। इस बात को याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंगस गवर्नर जनरल बना तो इसकी एक परिषद थी। इस परिषद में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे बच्चे। और ये सभी लोग संयुक्त रूप से काम करते थे। कैसे काम करते थे बच्चे? संयुक्त रूप से कार्य करते थे, यानी इन्हें मिलजुल कर कार्य करना था। तो हम देख सकते हैं कि बंगाल के लिए गवर्नर जनरल का पद भी बन गया बच्चे। और गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंगस, जिसकी अपनी परिषद थी जिसमें 4 सदस्य थे और सभी मिलजुल कर संयुक्त रूप से क्या करते थे? अपना कार्य करते थे। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई है? चलिए मैं मिटाता हूँ, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं और क्या क्या हुआ 1773 के एक्ट में। क्लियर है? चलिए अच्छा, एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा कि अब गवर्नर जनरल बन तो गया, लेकिन जो गवर्नर जनरल बना बच्चे, इसे भारत में केयर भी तो करना था। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए गवर्नर जनरल ने किसी तरह के भ्रष्टाचार को पकड़ भी लिया, तो आखिर जाहिर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, न्याय भी होगी, जस्टिस भी होगा। लेकिन क्या ये न्याय के लिए इंग्लैंड ले जाएगा? जरा सोचिए बच्चे, इंग्लैंड जाने में 3-4 महीने का वक्त लग जाता था, तो क्या ये पॉसिबल था कि इंग्लैंड लेकर जाए? नहीं। इसका मतलब है न्याय भारत में ही होना चाहिए। तो क्या अगर न्याय भारत में होना चाहिए बच्चे, तो न्याय का काम तो न्यायपालिका करती है, जुडिशियरी करती है, तो क्या भारत में न्यायपालिका भी बनाना चाहिए? जाहिर है बनाना चाहिए। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसी एक्ट में कलकत्ता में, क्लियर है बच्चे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई बच्चे? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और यह स्थापना कब हुई? 1774 में। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही कलकत्ता में किसकी स्थापना हो गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, जिसके न्यायाधीश, अगर हम देखें बच्चे कि इसके न्यायाधीश, तो याद रखिएगा कि जो मुख्य न्यायाधीश थे, क्लियर है, उसका नाम था एलिजा इम्पे। सभी बच्चे याद रखिएगा क्या नाम था? एलिजा इम्पे। तो
तो और उसके बाद अन्य न्यायाधीश भी थे, तो हमें उन न्यायाधीशों के बारे में भी जानना है। तो बच्चे पहले याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही कलकत्ता में किसकी स्थापना हुई? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, और मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? एलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे बच्चे? थोड़ा हम उसका भी नाम जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, अन्य न्यायाधीशों में था चैम्बर्स, क्लियर है? चैम्बर्स के बाद बच्चे हाइड, और हाइड के बाद लीमेंस्टर। कौन था? लीमेंस्टर, क्लियर है? तो सभी बच्चे इस बात को याद रखिएगा कि ये 3 अन्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, और अन्य न्यायाधीश में चैम्बर्स, हाइड और क्या नाम था? लीमेंस्टर था, क्लियर है? तो देख सकते हैं कि किस तरीके से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही निर्णायक हुआ, और इस एक्ट में ही बच्चे भारत के संविधान का विकास हुआ, और भारत के लिए एक लिखित संविधान भी बना। और ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चे याद रखिए तबीयत से भारत को लूटना शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ केयर कीजिएगा, जब गवर्नर जनरल बनकर आया वॉरेन हेस्टिंगस, तो वॉरेन हेस्टिंगस भी भारत की संपन्नता को जानता था। वॉरेन हेस्टिंगस ने भी बच्चे तबीयत से लूटना शुरू किया, और सभी भारत को लूट रहे थे। अब जो इंग्लैंड की दूसरी कंपनियां थी वो भी परेशान हो गई कि ये तो सभी लोग लूट रहे हैं और हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर हमें मौका मिल जाता, हम भी जाते, हमें भी पता चलता कि भाई किस तरीके से जो है कमाई की जाए। अब क्या हुआ बच्चे? कंपनी अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अब ब्रिटेन की रानी भी परेशान होने लगी कि पूरा मसाला बाजार कंपनी के पास है, कंपनी यहाँ प्रशासनिक कार्य कर रही है और निजी लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं। अगर कंपनी के हाथ से, सरकार के हाथ से बच्चे, ब्रिटिश क्राउन के हाथ से अगर मसाला बाजार निकल गया, भारत नाम की ज़मीन निकल गई, तो वहाँ उन्हें टैक्स नहीं मिलेगा, उन्हें फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तो रानी थोड़ी परेशान हुई, तो एक व्यक्ति क्वीन के पास आया और क्वीन से पूछा कि क्या बात है मैडम, आप इतना परेशान क्यों हैं? तो रानी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहले आपने गवर्नर जनरल का पद बनाया, तो हो सकता है एक व्यक्ति हो तो वो भ्रष्टाचार कर रहा हो। आप ऐसा करो कि कुछ लोगों की टीम बनाकर भेजो। अगर आप कुछ लोगों की टीम बनाकर भेजोगे तो हो सकता है कि भ्रष्टाचार कम हो, कंपनी पे कंट्रोल भी हो, और आपको आपका टैक्स और पैसे और फायदा जो है बराबर मिलता रहे। तो रानी ने बच्चे उसी व्यक्ति के नाम से अगला एक्ट पारित किया, जिसे ब्रिटिश संसद ने आगे बढ़ाया बच्चे, और उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम अपने अगले एक्ट पर चलते हैं। कहानी की तरह बच्चे बात को सुनते रहिए और सारी चीज़ों को बखूबी जो है आप याद रखेंगे, क्लियर है? तो अब जो अगला एक्ट है बच्चे, उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्लियर है बच्चे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। चलिए अब सीखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या बातें थी। पहले बच्चे याद रखिएगा, यही वो पीट था बच्चे। पीट का पूरा नाम है विलियम पीट। इसी विलियम पीट के नाम पर यह कानून पड़ा। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि विलियम पीट कौन था जिस व्यक्ति के नाम पर यह कानून बना था, क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो विलियम पीट था वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। बच्चे भूलेंगे नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विलियम पीट कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। और उसी के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है कहाँ पर आया बच्चे? भारत में आया, क्लियर है? अच्छा अब देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 विलियम पीट के नाम पर आया। अब इसमें क्या हुआ? तो बच्चे याद रखिएगा कि इसमें 6 सदस्यों वाली नियंत्रक मंडल का गठन हुआ। किसका गठन हुआ बच्चे? नियंत्रक मंडल। याद रखिएगा कि नियंत्रक मंडल को हम इंग्लिश में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है, क्लियर है बच्चे? तो हमने देखा कि 6 सदस्यों वाली एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। पर यह नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बना? तो याद रखिएगा, कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए,
समझ में आया बच्चे? यानी कंपनी के राजनीतिक मामलों पे कंट्रोल करने के लिए 6 सदस्यों वाली एक नियंत्रक मंडल का गठन हुआ और नियंत्रक मंडल को कहा गया कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं आप उस पर देख रेख कीजिए, आप उस पर नजर रखें। क्लियर है बच्चे? अच्छा, उसी तरह क्या हुआ, एक और मंडल बना बच्चे जिसे कहा गया निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, और निदेशक मंडल को हम क्या कहते हैं? निदेशक मंडल को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब जो निदेशक मंडल बना वो क्यों बना? वो बना कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए। कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए। पूरी बात समझ में आ गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने अपना दिमाग दिया, उसी के नाम पर यह एक्ट बना और इस एक्ट में बच्चे 6 सदस्य वाली नियंत्रक मंडल बना जो राजनीतिक मामलों को देखेगी। उसी तरह बच्चे एक निदेशक मंडल बना जो कंपनी के किस मामले को देखेगी? व्यापारिक मामलों को देखेगी। अब चलिए 6 सदस्यों वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आ गए बच्चे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ गए और लगे भारत का कामकाज देखने। लेकिन बच्चे पैसे किसे बुरे लग रहे हैं? याद रखिएगा, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत के पास अंधा पैसा था, अंधा खजाना था। इन लोगों ने सबने लूटना शुरू किया और कहते हैं ना बच्चे कि जितने बड़े ऑफिसर हैं उतनी बड़ी भूख है। अब इन लोगों ने क्या किया? तबीयत से भारत को लूटना शुरू कर दिया। अब जो इंग्लैंड की दूसरी कंपनियां थी वो भी परेशान हो गई कि भाई अब तो हमें भी मौका दो ताकि हम भी जाएं और हम भी लूटें। अब रानी परेशान होने लगी कि गवर्नर जनरल ने भी वही काम किया, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, तो भाई किस तरीके से कंपनी पे कंट्रोल किया जाए, कंपनी को नियंत्रित किया जाए। लेकिन कंपनी ने तो व्यापार पर एकाधिकार लिया था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा सभी बच्चे कि ईस्ट इंडिया कंपनी रानी को घूस दे देती थी। वो घूस क्यों देती थी? ताकि रानी जो है व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा भी दे और दूसरी कंपनियों को आने नहीं दे। लेकिन ठीक है, रानी ने ये काम तो किया पर कंट्रोल तो कंपनी को करना ही था। अब रानी ने क्या किया बच्चे? ठीक इसके बाद अगला एक्ट पारित किया जिसे कहा गया 1813 का एक्ट। तो जरा सीखते हैं कि 1813 के एक्ट में क्या बातें थी ना। यहां सभी बच्चे फोकस कीजिए। अब हम आते हैं 1813 का एक्ट। 1813 का एक्ट, ठीक है बच्चे। चलिए पहले मुझे ये बताइए कि कंपनी भारत में क्यों आई थी? तो जाहिर है व्यापार करने के लिए आई थी। तो बच्चे कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। अगर कंपनी के व्यापार पर ही कंट्रोल कर लिया जाए तो क्या कंपनी पर कंट्रोल हो जाएगा? जाहिर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि रानी ने सोचा कि क्यों ना कंपनी के व्यापार पर ही कंट्रोल कर लें। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 1813 के एक्ट में कंपनी के व्यापार पर कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि 1813 के एक्ट में कंपनी के व्यापार पर क्या लगा दिया गया बच्चे? प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन एक बात सोचोगे, ठीक है रानी ने 1813 के एक्ट में कंपनी के व्यापार पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन बच्चे जरा क्या सोचो, रानी इतनी बेवकूफ होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना बेवकूफ होगा कि कंपनी के व्यापार पर ही प्रतिबंध लगा दे? तो फिर कंपनी कमाएगी क्या? और अगर कंपनी नहीं कमाएगी तो फिर रानी को पैसे कैसे जाएंगे? टैक्स कैसे जाएगा? इंग्लैंड को कैसे फायदा होगा? तो रानी ने कहा कि जरा सोचो कि ठीक है चलो कंपनी के व्यापार पे हमने प्रतिबंध लगाया, उन दो चीजों को रानी ने छोड़ दिया जिससे कंपनी को सबसे ज्यादा क्या होता था बच्चे? फायदा होता था। पूरी बात समझ में आई? तो याद रखेंगे कि दो चीजों को छोड़ दिया गया। किसे? सबसे पहले बच्चे याद रखना है चीन के साथ व्यापार। चीन के साथ व्यापार इसे छोड़ दिया गया क्योंकि यहां रानी को अच्छा फायदा होता था। और फिर पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार। पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार। पूरी बात समझ में आई? याद रखना है
इन दोनों को रानी ने क्या किया बच्चे, छोड़ दिया। क्लियर है? तो याद रखना है कि कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध तो लगाया गया, लेकिन प्रतिबंध के बाद ये कहा गया कि चीन के साथ व्यापार पर आप फ्री हैं और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर भी आप क्या हैं, फ्री हैं। इसलिए बच्चे कि इन दो चीज़ों से कंपनी को क्या होता था, बहुत ही फायदा होता था, बहुत ही मुनाफा होता था। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आई? तो देखिए कितनी अजीब दिमाग लगाया गया कि कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध तो लगाया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार को छोड़ दिया गया ताकि कंपनी अच्छा फायदा कर पाए। तो जरा सोचिए बच्चे कि ठीक है, चलो इन दोनों चीज़ों से कंपनी को फायदा हो रहा है, पर प्रतिबंध से कुछ तो नुकसान हुआ होगा। अब कंपनी ने इस नुकसान की भरपाई चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार में की। और बच्चे याद रखिए, कंपनी ने जब अपनी भरपाई करनी शुरू की तो भारत के लोगों का शोषण उतना ही तेज हुआ और भारत के लोग मेंटली क्या होते गए, कमजोर होते गए। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखना है कि 1813 के एक्ट में ही रानी ने क्या किया, 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ा भी दिया। 20 वर्षों के लिए क्या किया बच्चे, एकाधिकार बढ़ा दिया। क्लियर है? तो यहाँ सभी लोग याद रखना है कि रानी ने व्यापार का 20 वर्षों के लिए एकाधिकार को और बढ़ा दिया। कंपनी आराम से 20 वर्षों तक और लूटेगी बच्चे और कोई भी बीच में नहीं आएगा। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आई? तो याद रखना है कि 1813 के एक्ट में ही 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ा दिया गया। चलिए बच्चे, ये तो व्यापार की बात है, अब थोड़ी धर्म की बात की जाए। आपको अजीब लगेगा कि सर धर्म की बात कर रहे हैं। नहीं बच्चे, मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें धर्म की बात कर रहा हूँ। बच्चे कहते हैं कि हर एक देश का कोई ना कोई धर्म होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई थी, तो बच्चे उनका भी तो कोई रिलीजन होगा, कोई धर्म होगा, कोई पंथ होगा, कोई तो मजहब होगा। तो उनका धर्म क्या था? वो था ईसाई, क्रिश्चियन। तो बच्चे याद रखिएगा, कहा जाता है कि जो ईसाई धर्म है वो पश्चिमी सभ्यता की है, लेकिन भारत का जो अपना धर्म है वो पूर्वी सभ्यता है, जिसको हम प्राच्य संस्कृति कहते हैं। तो पश्चिम की सभ्यता को पाश्चात्य संस्कृति और पूरब की सभ्यता को हम प्राच्य संस्कृति कहते हैं। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, अब देखिए, जो ईसाई धर्म गुरु लोग थे वो भी तो रानी के पास थे। तो ईसाई धर्म गुरुओं ने रानी को ये कहा कि देखो ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, आपको मसाला बाजार मिला, भारत नाम की जमीन मिली, सोने की चिड़िया मिल रही है और आप लोग अंधी कमाई कर रहे हैं, लेकिन अब हमें भी भेजो ताकि हम ईसाई धर्म का प्रचार कर पाएं और भारत का ईसाईकरण कर दें, ताकि इंग्लैंड का परचम जो है हमेशा भारत में लहराता रहे। तो रानी ने कहा कि ठीक है। तो याद रखेंगे कि यहीं पर ब्रिटिश संसद ने बच्चे ईसाई मिशनरियों को भारत आने का, आगमन करने का अधिकार दे दिया। तो प्रश्न है कि बताओ किस एक्ट में भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू हुआ? तो क्या कहिएगा? 1813 का एक्ट। क्लियर है बच्चे? तो याद रखेंगे, ईसाई मिशनरियों का आगमन, ईसाई मिशनरियों का आगमन। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे इस बात को हमें याद रखना है कि 1813 के एक्ट में भारत में किसका आगमन हुआ? ईसाई मिशनरियों का, यानी क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे, ईसाई धर्म गुरु, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आना शुरू हुए। तो बच्चे मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जरा बताएंगे कि ये ईसाई मिशनरी भारत क्यों आए थे? तो जाहिर है आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ही तो आए थे। बस यही इन्होंने एक काम नहीं किया। सभी बच्चे याद रखिएगा कि कहने को ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे बच्चे, बस इन्होंने यही काम नहीं किया और प्रचार छोड़ के सारे गलत काम इन लोगों ने किए। यही लोग थे बच्चे जिन्होंने भारतीयों पर अभद्र टिप्पणी की, उन्हें ब्लैक डॉग, काली चमड़ी, ब्लैक इंडियन डॉग इस तरह कह के यही संबोधित करते थे बच्चे। और इन्होंने भारतीयों पे नस्ल भेद टिप्पणी की ताकि भारतीय कमजोर होकर घबरा कर क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लें और भारत में तेजी से क्या बढ़े? क्रिश्चियन धर्म बढ़े। पूरी बात समझ में आई? तो बच्चे भारतीयों पे नस्ल भेदी टिप्पणी की शुरुआत किसने की? इसी ईसाई मिशनरियों ने। और धीरे धीरे भी भारत के लोग बच्चे जो शोषित थे, दबे मैले कुचले लोग थे बच्चे, उन लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया।
यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, लेकिन बच्चे जरा आप एक बात सोचो, क्या भारत में खुद की संस्कृति नहीं थी? थी तो पूर्वी संस्कृति, हमारा खुद का धर्म था, तो हम किसी नए धर्म को क्यों एक्सेप्ट करें? क्या हम मेंटली इतने डेवलप थे कि क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लें? ये अंग्रेज भी जानते थे कि भारतीयों की अपनी धर्म और अपनी संस्कृति है, ब्राह्मणवाद जो है जिसके मूल में, तो ये ईसाई धर्म कैसे स्वीकार कर लेंगे? इसका मतलब है भारतीयों को मेंटली डेवलप करो, इन्हें दिमाग दो ताकि ये ईसाई धर्म को क्या करें? स्वीकार करें। और दिमाग बच्चे देने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? इन्हें शिक्षा दो। तो सभी लोग याद रखिएगा कि इसी 1813 के एक्ट में बच्चे भारतीयों की शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का फंड बना। देख सकते हैं बच्चे, अब ये हमें शिक्षा देंगे, हमें ABCD सिखाएंगे। समझ में आया? तो याद रखिएगा कि भारतीयों की शिक्षा के लिए इन लोगों ने क्या किया बच्चे? 1 लाख रुपए का फंड बनाया ताकि क्रिश्चियन धर्म को अच्छे से भारत में फैलाया जा सके। पूरी मसाला बाजार, भारत की जमीन, भारत के लोगों को कब्जा करके हमेशा के लिए इंग्लैंड का गुलाम बना दिया जाए। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे? चलिए, लेकिन याद रखिएगा, जरा मैं फिर से उस बात पे आता हूँ कि कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगी, चीन के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार को छोड़ दिया गया, तो कंपनी यहाँ भी अंधा मुनाफा कमाने लगी बच्चे, अंधा फायदा होने लगी। अब इंग्लैंड की दूसरी कंपनियों को बर्दाश्त से बाहर था कि सारे प्रोविजन हो रहे हैं, सारे प्रावधान हो रहे हैं, पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा है कि वो भी जाएं और मसाला बाजार में व्यापार करें और अपनी क्या करें? कमाई करें। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है बच्चे, अब ये दूसरी कंपनियां फिर रानी के पास चली गई और रानी का दिमाग खराब करना शुरू किया कि हमें भेजो, हमें भी अधिकार दो ताकि हम भी जा कर के व्यापार करें, भारत को लूटें, हमारा भी तो अपना हित, अपना फायदा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना फायदा देख रही थी, उसने भी भारत को लूटना शुरू कर दिया। तो रानी ने सोचा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरा मसाला बाजार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, कहीं वो उनके हाथ से न निकल जाए। तो रानी ने बच्चे तुरंत अगला एक्ट पारित किया जिसे कहा गया 1833 का एक्ट। क्लियर है बच्चे? तो सभी लोग याद रखेंगे। अब जो हमारा अगला एक्ट है वो कौन सा एक्ट है? 1833 का एक्ट। और बच्चे एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट का मार्क लगा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। जो भी मैं आपके क्लास नोट्स में लिखवा दूंगा बस उसे बखूबी ध्यान रखिएगा बच्चे, प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप सो, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप बच्चों को परेशानी नहीं हो। तो चलिए सीखते हैं कि 1833 के एक्ट में क्या हुआ। तो बच्चे पहले याद रखिएगा कि 1813 के एक्ट में कंपनी के व्यापार पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगाया गया। तो 1813 के एक्ट में कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगा। क्लियर है? लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि प्रतिबंध जो था वो पूरे तरीके से तो नहीं था। क्लियर है? प्रतिबंध क्या था बच्चे? वो पूरे तरीके से नहीं था। लेकिन इस 1833 के एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे जो आप लोगों को याद रखना है कि कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध, कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध। क्लियर है बच्चे? भूलिएगा नहीं। यानी 1833 के एक्ट में ही देखा गया कि कंपनी के व्यापार पे पूरी तरीके से क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर है ना? तो चलिए अब हमने देख लिया कि कंपनी के व्यापार पर पूरी तरह क्या लग गया? प्रतिबंध लग गया। अगर बच्चे पूरी तरह प्रतिबंध लगा तो क्या कंपनी अब व्यापारिक कार्य कर पाएगी? नहीं। तो याद रखिएगा कि व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। व्यापार पर प्रतिबंध लगा और व्यापारिक कार्य क्या कर दिया गया बच्चे? समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी जो है सिर्फ क्या करेगी बच्चे? सिर्फ शासनिक कार्य करेगी। तो याद रखना है कि व्यापारिक कार्य खत्म हो गया और अब कंपनी कौन सा कार्य कर रही है? प्रशासनिक कार्य करेगी। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि 1833 के एक्ट में
कंपनी के व्यापार पर पूरी तरह पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया, जिससे कंपनी जो है अब सिर्फ व्यापारिक कार्य समाप्त हो गया और क्या करेगी, प्रशासनिक कार्य करेगी। क्लियर है बच्चे यहां तक? अच्छा, फिर याद रखना है आपको, अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई बच्चे, कानून मंत्री की नियुक्ति की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार, गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार चौथे सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के, क्लियर है बच्चे, पहली बार चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई बच्चे? एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। क्लियर है? नियुक्ति की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, भूलिएगा नहीं कि 1833 के एक्ट में कंपनी के व्यापार पे पहले तो पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया और इसी एक्ट में बच्चे गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार चौथे सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? एक विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। और ये विधि सदस्य कौन था? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, यही विधि सदस्य था जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्लियर है? तो बताइए भारत में पहला विधि सदस्य कौन आया था बनकर? लॉर्ड मैकाले बनकर आया था बच्चे, और ये 1833 के एक्ट में आया था और सीधे गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में आया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड मैकाले बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फिर लॉर्ड मैकाले के सारे पॉइंट्स को क्लास में सीखेंगे। जो जो पॉइंट्स बोलूंगा सभी बच्चे बस उसे याद रखिएगा और निश्चित आप क्वेश्चन बैंक खोलकर बैठ जाइए। इस जितना जिस एक्ट में लिखा है बच्चे, कोई भी प्रश्न हो देखिए आप देखते ही बना लेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? इस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी बच्चे, आपको थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए और क्या क्या बातें हुई इस एक्ट में। तो हमने पहले देखा बच्चे कि कंपनी के व्यापार पे पूरी तरह प्रतिबंध लग गया। क्लियर है? चलिए अब मैं मिटाता हूं इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पर एक बात याद रखना है बच्चे कि भारत में दास प्रथा था। दास प्रथा यानी जिसको हम गुलामी कहते थे। ठीक है? तो याद रखिएगा कि दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। क्या किया गया बच्चे? गैर कानूनी घोषित हुआ। यानी जो दास प्रथा, लोग एक दूसरे को गुलाम बना लेते थे, तो 1833 के एक्ट में ही क्या हुआ कि इस दास प्रथा को समाप्त कर मतलब गैर कानूनी घोषित किया गया। इस एक्ट में गैर कानूनी घोषित किया गया और 1843 में समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? समाप्त कर दिया गया। तो हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए भारत में दास प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो आप बोलेंगे 1833 के एक्ट में। और इसे समाप्त कर दिया कब किया गया बच्चे? तो समाप्त किया गया 1843 में। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा बच्चे, मैं फिर से उसी सवाल पर आता हूँ कि बताएंगे कि अंग्रेजों के शोषण का केंद्र क्या था? तो बच्चे याद रखिएगा कि अंग्रेजों के शोषण का केंद्र था बंगाल। लेकिन क्या अब सिर्फ बंगाल तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी सीमित थी या वो भारत में आगे भी बढ़ रही थी? तो एक बात को याद रखिएगा कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार भारत में भी हो रहा था। तो जो गवर्नर जनरल का पद था वो कहां तक सीमित था? वो तो सिर्फ भारत तक सीमित था। तो याद रखना है कि गवर्नर जनरल का पद सिर्फ भारत तक सीमित था, सॉरी बंगाल तक सीमित था बच्चे। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो बंगाल से बाहर निकल गई, तो क्या गवर्नर जनरल के पद का विस्तार नहीं होना चाहिए? वो भी तो होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे सभी लोग याद रखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब किसका गवर्नर जनरल बन गया बच्चे, भारत का गवर्नर जनरल बना। और बताइए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिक। क्या नाम था बच्चे? विलियम बेंटिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भूलेंगे नहीं, तो मैं फिर से बता दूं कि 1833 के एक्ट में बच्चे बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना उसका क्या नाम था? विलियम बेंटिक। तो अच्छा बच्चे एक बात बताइए आप लोग कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल फिर कौन था? तो याद रखेंगे क्या था? विलियम बेंटिक ही, क्योंकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ही तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनेगा। तो याद रखना है कि विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और यही क्या बना? भारत का पहला गवर्नर जनरल। पूरी बात समझ में आ गई? और देखिए किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा पूरे भारत में हुआ बच्चे। अब गवर्नर जनरल किसका कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब थोड़ा लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं बच्चे, क्योंकि लॉर्ड मैकाले भी इंपॉर्टेंट है, उसके हम सारे पॉइंट्स को जानेंगे। क्लियर है? सबसे पहले याद रखिएगा कि जो लॉर्ड मैकाले है, ठीक है बच्चे, लॉर्ड मैकाले इसकी अध्यक्षता में, क्लियर है बच्चे, एक विधि आयोग बना। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि भारत का प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? तो हम क्या बोलेंगे? लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही भारत में पहला क्या बना बच्चे? विधि आयोग बना। क्लियर है? अच्छा, अब लॉर्ड मैकाले की खूबी और जानिए बच्चे। याद रखना है कि लॉर्ड मैकाले भारत एवं भारतीयों से घृणा करता था। क्लियर है बच्चे? लॉर्ड मैकाले भारत एवं भारतीयों से क्या करता था? घृणा करता था। इस बात को याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले भारत एवं भारतीयों से घृणा करता था, ये देखना भी नहीं चाहता था बच्चे। अच्छा, अब जरा सोचिए अब कहानी क्या हुई। ठीक है, इसने ही कहा था बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि इसने ही कहा था कि भारत को अंग्रेजी की शिक्षा दे दो। क्लियर है? किसकी शिक्षा दो बच्चे? अंग्रेजी की शिक्षा दो, ताकि ये दिखने में भारतीय लगे पर उठने बैठने बोलने में क्या बन जाए? अंग्रेज बन जाए। तो बताइए किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था? वही है बच्चे लॉर्ड मैकाले। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, यही था व्यक्ति, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। आप भूलेंगे नहीं बच्चे, लॉर्ड मैकाले ने ही भारत में क्या किया था? अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। अच्छा, अब एक छोटी सी बात है, सभी बच्चे याद रखिएगा। बच्चे आपने पुरानी हिंदी फिल्मों या ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में देखा होगा कि जितने भी उसके हीरो होते थे वो सभी कहाँ से आते थे? इंग्लैंड से। और क्या बनकर आते थे? वकील बनकर आते थे। क्या बन के आते थे बच्चे? वकील। सभी वकील बन के आते थे और सूट बूट टाई में रहते थे, भारतीय कपड़े नहीं पहनते थे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो था कि हम अंग्रेजों की तरह दिखते हैं या अंग्रेजों की तरह है, हम इंग्लैंड से पढ़कर आए हैं, हमारे पास अंग्रेजी शिक्षा है। तो बच्चे ये जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग, ये अंग्रेजों को अपना दोस्त मानते थे और कहते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, वो हमें क्या करेंगे? आज़ादी दे देंगे। पर अंग्रेज ठीक उल्टा सोचते थे। वो सोचते थे यही है वो पढ़े लिखे बेवकूफ़ जो भारत पर राज करने में हमारी क्या करेंगे? मदद करेंगे, और इन्हें ही अंग्रेजी की शिक्षा दो और इन्हीं से अंग्रेजी की शिक्षा टपक टपक कर निचले स्तर पर जाएगी और लोग अंग्रेजी शिक्षा के प्रति क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले ने ही शिक्षा का टपकन सिद्धांत दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, भूलिएगा नहीं। इसने ही शिक्षा का क्या दिया था? टपकन सिद्धांत दिया। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया बच्चे? शिक्षा का टपकन सिद्धांत दिया और कहा कि ये पढ़े लिखे बेवकूफ़ ही भारत में राज करने में हमारी मदद करेंगे। और बच्चे इसने शिक्षा का टपकन सिद्धांत दिया। और इसी लॉर्ड मैकाले ने कहा था बच्चे कि इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी दो, ताकि मुट्ठी भर अंग्रेज इन भारतीयों से ही भारत पर क्या कर जाएं?
राज कर जाएं बच्चे, और भारत के लोग तुरंत अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षित हुए, और अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षित हुए और सरकारी नौकरी का कीड़ा हमारे दिमाग में आ गया बच्चे। इसी लॉर्ड मैकाले की खूबी थी, और लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी करने के लिए तैयार हो गए, अंग्रेजी शिक्षा ली और ब्रिटिश गवर्नमेंट में नौकरी करने लगे। तो समझ सकते हैं बच्चे कि लॉर्ड मैकाले का दिमाग कितना तेज था कि इसने भारत और भारतीयों से घृणा भी किया, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और शिक्षा का टपकन सिद्धांत दिया। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो आज काफ़ी है बच्चे, तो थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल।